हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास 6 स्टार्ट करने वाले हैं। इस बायोलॉजी की क्लास में अपन आज बीज के बारे में समझेंगे, सीड के बारे में समझेंगे कि सीड क्या होता है। ठीक है, आज अपन को समझना है सीड के बारे में, बीज के बारे में। तो ये मैंने कोई बीज बनाया, ने क्या बनाया, बीज। तो बीज जैसे आपने देखा होगा चना है ना, तो चने को आप गर्म करवा के लाओ, तो यानी कि चने को आप ऐसे करोगे, ऐसे यानी कि करोगे तो चने के ऊपर का छिलका हट जाता है। या आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे मूंगफली होती है, मूंगफली को गर्म करने के बाद उसके ऊपर का छिलका हट जाता है। तो वैसे यानी कि प्रत्येक बीज के ऊपर एक छिलका पाया जाता है। क्या, जैसे ये छिलका पाया जाता है, प्रत्येक बीज के ऊपर एक छिलका पाया जाता है। ठीक है, यानी क्या पाया जाता है, छिलका पाया जाता है, यानी कि कवर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कवर। ठीक है, इस छिलके में दो बारीक छेद पाए जाते हैं। इस छिलके में दो बारीक छेद पाए जाते हैं। एक छेद यहाँ पे पाया जाता है, एक छेद यहाँ पे पाया जाता है। इन बारीक छेदों को, इन बारीक छेदों को, इन बारीक छेदों को सूक्ष्म छेद या एक तरीके से माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। इन बारीक छेदों को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, इस जो ये ऊपर का माइक्रोपाइल है, ये जो ऊपर का माइक्रोपाइल है, इस ऊपर के माइक्रोपाइल से परमूल्य यानी कि प्रांकुर निकलता है, जो आगे जाकर तने का रूप लेता है। और ये जो नीचे का माइक्रोपाइल होता है, इस नीचे के माइक्रोपाइल से रेडिकल मूल अंकुर निकलता है, जो आगे जड़ का रूप ले लेता है। ठीक है, बीज दो प्रकार के होते हैं। जो सीड होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। नंबर 1, एक बीज पत्री। एक होता है द्विबीजपत्री। ध्यान से समझेंगे। यदि बीज को बीच में से तोड़ने पर, यदि बीज को बीच में से तोड़ने पर वो दो समान बराबर भागों में बट जाए, यदि बीज को बीच में से तोड़ने पर वो दो बराबर भागों में बट जाए तो उसे कहते हैं द्विबीजपत्री। लेकिन यदि बीज को बीच में से तोड़े और वो किसी भी स्थिति में दो बराबर भागों में नहीं बटे तो इसे कहते हैं एक बीजपत्री। जैसे आप देखोगे चना, चना को यदि बीच में से तोड़ोगे तो वो दो बराबर भागों में बट जाएगा, तो इसे कहते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री का उदाहरण है ये चना। और जो आम होता है, आम के अंदर क्या होती है, गुठली होती है। उस गुठली को अगर आप फोड़ोगे तो उस गुठली के अंदर भी एक छोटी सी गुठली होती है। वो गुठली ही मेन होती है, वो गुठली ही मुख्य गुठली होती है जिससे आम का पेड़ निकलता है। तो उस गुठली को आप यदि तोड़ोगे तो गुठली दो बराबर भागों में बट जाएगी। क्या, वो गुठली दो बराबर भागों में बट जाएगी। तो एक आम भी इसका उदाहरण है। तीसरा है जामुन। जामुन जो होता है, जामुन का बीज होता है। यदि जामुन के बीज को आप दो बराबर भागों में तोड़ोगे तो वह दो बराबर भागों में टूट जाएगा। तो ये भी कैसा है, द्विबीजपत्री। बोर यानी कि बेर, बेर भी क्या है, बेर या बोर द्विबीजपत्री। जैसे आप बात करो एक बीजपत्री, गेहूं एक बीजपत्री है ना, सरसों एक बीजपत्री है, सरसों एक बीजपत्री। ठीक है, और मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली भी क्या होता है, एक बीजपत्री होता है। आपने देखा होगा कि मूंगफली जो होती है, मूंगफली इस तरह से ये वाला भाग पाया जाता है मूंगफली में, ये वाला भाग। तो यानी कि इस वाले भाग, यदि ये वाला भाग नहीं होता तो मूंगफली को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता था। लेकिन इस वाले भाग की वजह से मूंगफली को दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। इस कारण मूंगफली क्या है, एक बीजपत्री। आप इनकी पत्तियों के आधार पर भी पहचान कर सकते हो कि एक बीजपत्री बीज है, ये द्विबीजपत्री बीज है। यदि पत्तियां इस तरह से हैं, यानी एकांतर,
यदि पत्ती एकांतर लंबी है, पत्ती कैसी होनी चाहिए, ये जो बीच वाली भाग है, इस बीच वाले भाग को अपन कहते हैं मध्य सिरा और इन्हें कहते हैं सिरा। यदि सिरा कैसी है, एकांतर, इस तरह से एकांतर, तो एकांतर है सिरा, यदि एकांतर कैसा है, एकांतर, तो वो एक बीज पत्री होगा। तो वो कैसा होगा, एक बीज पत्री। एक बीज पत्री। लेकिन यदि सिरा एकांतर नहीं है और कुछ इस तरह से है, इस तरह से जलिकावत है, यदि पत्ती, पत्ती में जो सिरा है यदि वो एकांतर है तो एक बीज पत्री। लेकिन यदि पत्ती में जो सिरा है कुछ इस तरह से है तो वो कैसा है, द्विबीज पत्री। जो एक बीज पत्री होता है, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री की जो पेड़ निकलता है, उस पेड़ की जो पत्तियां होती है वो पत्तियां लंबी होती है। कैसी होती है, लंबी होती है। लेकिन द्विबीज पत्री जो बीज होता है उसकी जो पत्तियां होती है वो पत्तियां कुछ इस तरह से होती है और साथ में इनकी छोटी होती है। कैसी होती है, छोटी होती है। जो छोटी होती है वो चौड़ी होगी, ये कैसी होगी, चौड़ी, और ये लंबी है तो इनकी कैसी होती है, पतली। कैसी होती है, पतली। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। जो अपन आज पढ़ने वाले बीज के बारे में, बीज के ऊपर एक कवर पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिससे इनकी आवरण पाया जाता है, झिल्ली पाई जाती है, जो बीज को सुरक्षा प्रदान करती है, जो बीज को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इस जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली में दो बारीक छेद होते हैं। ऊपर के छेद से इनकी क्या निकलता है, ऊपर के बारीक छेद से परमूल्य यानी प्रांकुर निकलता है, जो आगे जाकर तने का रूप लेता है। लेकिन जो नीचे का छेद होता है, इस नीचे के छेद से, इस वाले नीचे के छेद से रेडिकल यानी मूलांकुर निकलता है, जो आगे जाकर जड़ का रूप लेता है, जड़ का रूप लेता है। बीजों को दो भागों में बांटा गया, एक तो एक बीज पत्री, एक होता है द्विबीज पत्री। द्विबीज पत्री, तो एक बीज पत्री में गेहूं, सरसों, बाजरा, चावल जितने भी आपको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे। एक बीज पत्री की क्या खास बात है कि एक बीज पत्री जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां होती है, उनकी जो सिरा होती है वो समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर होती है। लेकिन द्विबीज पत्री जो होता है ना, ये द्विबीज पत्री के बीज को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है और उनकी जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों की जो सिरा होती है कुछ इस तरह से होती है। तो इस तरह से अपना ये बीज वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे अपन पढ़ेंगे पोषक तत्व, न्यूट्रिशन। टॉपिक है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक तत्व। पोषक तत्व यानी कि पेड़ पौधों में पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ने क्या, सॉरी, पेड़ों को पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है। पेड़ों को पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की बहुत कम आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जिनकी बहुत 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 कम आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को पोषक तत्वों की कम आवश्यकता होती है, लेकिन उन न्यूट्रिशन में भी कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन पोषक तत्वों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक मैक्रो यानी कि वृहद पोषक तत्व, एक माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। पोषक तत्व, ठीक है।
इन पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो वृहत और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। जो वृहत पोषक तत्व, इन पोषक तत्वों की पेड़ पौधों को यानी कि काफी आवश्यकता होती है, लेकिन इन पोषक तत्वों की माइक्रो जो न्यूट्रिशन है, इन पोषक तत्वों की इन पेड़ पौधों को बहुत कम आवश्यकता होती है, बहुत कम आवश्यकता होती है। तो अपन पहला स्टार्ट करेंगे मैक्रो, फिर बाद में पढ़ेंगे माइक्रो। तो मैक्रो स्टार्ट करते हैं, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिशन यानी कि वृहत पोषक तत्व। आप ध्यान से सुनेंगे, इनकी एक ट्रिक है, आपको डायरेक्ट एक ट्रिक के तहत याद करो आप तो, मैंने इसकी एक शानदार ट्रिक है, चॉपकिंस कैल्शियम मांगे, क्या चॉपकिंस कैल्शियम मांगे, यानी कि पेड़ पौधों को कार्बन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उसके बाद में हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसके बाद में फास्फोरस की आवश्यकता होती है, उसके बाद में पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दो पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें आयोडीन की आवश्यकता होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन से दो पेड़ होते हैं जिन्हें आयोडीन की आवश्यकता होती है? एक तो होंगे समुद्र के किनारे पाए जाने वाले, समुद्र के किनारे, और एक दलदली यानी कि दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले। यानी कि एक तो समुद्र के किनारे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन पेड़ पौधों को आयोडीन की आवश्यकता होती है, और एक जो दलदली क्षेत्र में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन पेड़ पौधों को आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब समुद्र के किनारे पाया जाता है जैसे नारियल, और इनकी दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं मैंग्रोवन। कौन? मैंग्रोवन। तो नारियल और मैंग्रोवन, इन दोनों पेड़ों को ही आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसके अलावा अन्य पेड़ों को आयोडीन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में आयोडीन को आप हटा सकते हो, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को, सल्फर की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। जो पेड़ पौधों में पत्तियां पाई जाती है, पत्तियों में क्या पाई जाता है? क्लोरोफिल। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्या क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या? सूक्ष्म पोषक तत्व। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व से पहले आप वृहत पोषक तत्व को एक बार और समझें। यानी कि पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है इनकी कार्बन की। क्वेश्चन आ जाए कि पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो होता है कार्बन। फिर उसके बाद में पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के बाद में पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से कम आवश्यकता होती है फास्फोरस की, और फास्फोरस से कम आवश्यकता होती है पोटेशियम की। पोटेशियम से कम आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन से कम आवश्यकता होती है सल्फर की, और इनके उसके बाद में कम आवश्यकता होती है कैल्शियम की, और उसके बाद में मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की। तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे आप समझो, ये कोई पत्ती है, इस पत्ती में इस तरह से छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं। ये धब्बे आंखों से दिखाई नहीं देते, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक 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 धब्बे पाए जाते हैं। इन धब्बे आंखों से दिखाई नहीं देते, इन्हें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर ये धब्बे दिखाई देते हैं। तो इन धब्बों को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है भोजन का निर्माण करना। क्या? भोजन का निर्माण करना। इन क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल होता है उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, यानी कि Mg+2 मैग्नीशियम। सेकेंड अपना जो टॉपिक है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिशन।
दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिशन यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों की पेड़ पौधों को बहुत 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 कम आवश्यकता होती है, यानी कि न के बराबर आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता होती है ना, आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये जो होता है मोलिब्डेनम, इसको बोलते हैं मोलिब्डेनम, इसको बोलते हैं कोबाल्ट, इसको बोलते हैं जिंक, जिंक के बाद में क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में यानी कि मैग्नीज, मैग्नीज के बाद में बोरॉन, बोरॉन के बाद में आयरन, आयरन के बाद में निकल। तो ये जो यानी कि मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम क्या करता है कि पौधों को यानी कि नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, नाइट्रेट यानी कि NO3 नाइट्रेट की आवश्यकता होती है, नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। ये मोलिब्डेनम क्या करता है, वातावरण में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को प्रदान करता है। मोलिब्डेनम वातावरण में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर यानी कि पेड़ पौधों की पूर्ति करता है, इनकी पेड़ पौधों के काम में लाता है। ठीक है, और उसके बाद में कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद में इनकी जिंक की आवश्यकता होती है, जिंक के बाद में क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद में मैग्नीज की, और उसके बाद में बोरॉन की। जो आयरन, ये क्या है आयरन, इस आयरन की पेड़ पौधों को बहुत कम आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो आप लोग? हाँ, जो मानव होता है, मानव यानी कि मानव में जो ब्लड पाया जाता है, खून पाया जाता है, उस खून का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और अपन आज तक पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। लेकिन यार दिमाग खराब होता होगा कि यार हमारे खून में लोहा पाया जाता है क्या? हमारे खून में लोहा पाया जाता है, बिल्कुल हमारे खून में लोहा पाया जाता है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है और इनकी उसकी लाश को जला दिया जाता है, तो लाश यानी कि जो लाश क्या हो जाती है, राख बन जाती है। यदि आप शमशान घाट में जाना और उस लाश के ऊपर एक चुंबक से यानी कि जो राख बनी हुई होगी उस राख के ऊपर यानी कि चुंबक गुजारना, क्या गुजारना? चुंबक गुजारना। तो यानी कि जो राख के अंदर क्या होगा, आयरन होगा, वो चुंबक से चिपक जाएगा। राख के अंदर जो आयरन होगा वो चुंबक से चिपक जाएगा। तो जैसे मनुष्य की मृत्यु, मनुष्य की लाश को ले जाएगा शमशान में जलाए और उसके ऊपर से चुंबक गुजारी, तो हमारे ब्लड में कितना 7 ml यानी कि 5 से 5.5 ml खून पाया जाता है। 5 से 5.5 ml यानी कि खून पाया जाता है, खून पाया जाता है। इस खून में अगर इनकी इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो इनकी चुंबक गुजारेंगे उसकी लाश के ऊपर से यानी कि राख के ऊपर से, तो इनकी इतना सा यानी कि आयरन निकलता है, कितना? इतना सा आयरन निकलता है, इतना सा आयरन निकलता है। ठीक है, तो पेड़ पौधों को आयरन की बहुत कम आवश्यकता होती है, उसके बाद में निकल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे का जो कल का अपना टॉपिक होगा वो होगा यानी कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन। जब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू।